नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि बच्चों 10th का पेपर होने वाला है, उसके लिए सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो एक तो सैम्पल पेपर तो करवा ही रहा हूँ, साथ ही साथ 2-4 उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी करवाते जाएंगे, ताकि आपकी नॉलेज और बढ़ सके, आपको पेपर अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर सके। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? तो एक बार एक नंबर वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगला लेक्चर 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए अलग से हो जाएगा। तो जो चीज़ पारदर्शी है उसका उपयोग हम लेंस बनाने के लिए कर सकते हैं, जो अपारदर्शी है। तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो अपारदर्शी है, तो मिट्टी को हम लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चों। आसान सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो बच्चों चारों के कार्य पता होने चाहिए। पुतली प्रकाश का नियंत्रण करती है। पुतली किसका नियंत्रण करती है? आने वाले सिकुड़ती है या फैल जाती है। दृष्टिपटल आँखों का पर्दा, इसको रेटिना भी कहते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा हुआ है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी पक्षमापी पेशियों द्वारा हमारी कंट्रोल की जाती है। अगला प्रश्न देखें, मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो मोमबत्ती जलने पर रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हुई है? तो रासायनिक ऊर्जा जो है परिवर्तित हो जाती है ऊष्मीय ऊर्जा में भी, प्रकाश ऊर्जा में भी, ए तथा बी दोनों। देखो बच्चों प्रश्न जितना आसान है, कंफ्यूज थोड़ा सा कर रखा है कि देखो ऊष्मा ऊर्जा गर्माहट होती है, लाइट होती है प्रकाश ऊर्जा, तो ए व बी दोनों आ जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता? विद्युत शक्ति किसी भी युक्ति की होती है कि कोई युक्ति कितनी ऊर्जा खर्च करती है प्रति समय में। विद्युत शक्ति का सूत्र वैसे क्या होता है? P बराबर उसके द्वारा खर्च ऊर्जा या किया गया कार्य बटा में समय। 9th में भी सीखा था। लेकिन विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है P बराबर V गुना में I। ये आया कहाँ से? क्योंकि V गुना Q होता है आवेश को लेके आने में लगने, V पोटेंशियल के Q बटा T हो जाएगा I, तो VI। विद्युत ऊर्जा पाठ में शक्ति का सूत्र है P बराबर VI, ये भी है। अब V ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो IR गुना IR, I क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R भी हो जाएगा, तो ये भी है। और P बराबर V स्क्वायर R भी शक्ति का सूत्र है। ये तीनों सूत्र उसने पूछ लिए, इनमें से कौन सा शक्ति का सूत्र नहीं है? तो बच्चों सिर्फ एक ही बचा, P बराबर IR स्क्वायर, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। साथ साथ व्याख्या भी दे रखी है, sciencehariana.com से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। सारे पाठों के 1-1 नंबर के क्वेश्चन और बहुत सारा मटेरियल आपको sciencehariana.com पर मिल जाएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बड़ा आसान प्रश्न, बादलों वाले दिनों में। तो इसका उत्तर आ जाएगा बादलों वाले दिन में। छठा प्रश्न बच्चों, ये पुरानी किताब से लिया हुआ है। 3R में प्रथम R का क्या मतलब है? कम उपयोग। आजकल हो गया है 5R। अब नई जो आया है सिद्धांत वो 5R का आया है। मुझे 5R ध्यान नहीं है इस मौके पे, आप किताब में देख लें कि नई NCERT की किताब में 5R है। 3 ये तो है ही है, कम उपयोग, पुनः चक्रण, और तो शायद कम उपयोग है, रिड्यूस। आप इसका एक बार NCERT की बुक में देख लें बच्चों। 7वां प्रश्न है, 5R है, 3R नहीं है। सौर कुकर के उपयोग के लिए किस दर्पण का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा? तो सौर दर्पण, सोलर कुकर ने भोजन बनाना है
तो भोजन बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को, आने वाली किरणों एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, जिससे अधिक तापमान प्राप्त होता है। इसलिए इसका उत्तर आएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो टिहरी बांध नर्मदा, गोदावरी, गंगा, यमुना, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास गंगा नदी पर। टिहरी बांध किस पर बनाया गया है? गंगा नदी पर। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 9वां, सफ़ेद रंग को 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता है? तो बच्चों वैसे तो कहलाता है विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन, इंग्लिश में इसको डिस्पर्शन कह देते हैं। डिस्पर्शन यानी कि जो 7 रंग, वो 7 रंग भी पता होना चाहिए कौन से हैं। बैनिया पिनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, नारंगी, बैनिया पीला, नारंगी और लाल। विबग्योर इंग्लिश में कैसे याद करते हैं इसको? विबग्योर से। तो प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्शन या विक्षेपण। इसी तरीके से एक और जो हमने पढ़ना है विक्षेपण के साथ साथ स्कैटरिंग, जो बहुत है। अभी बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं और आसमान काला क्यों दिखाई देता है? तो उसके लिए जो अलग से एक घटना है स्कैटरिंग जिसको कहते हैं, उसके कारण। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? बच्चों जैव मात्रा का मतलब है कि जो जीवों से प्राप्त हुई हो, चाहे मरे हुए जीव, पुराने जीव, गले सड़े जीव या जीवित जीव। तो यहाँ पर एक गोबर गैस भी हमें जीवों से प्राप्त होती है, लकड़ी भी, कोयला भी, लेकिन एक सिर्फ नाभिकीय ऊर्जा है जो किसी प्रकार से भी किसी जीव से प्राप्त नहीं होती। और ये इसका अगर कोई कहे इनमें से कौन सा सूर्य ऊर्जा का स्रोत सूर्य से प्राप्त नहीं होता, तो नाभिकीय ऊर्जा भी एकमात्र ऐसा स्रोत है जो सौर ऊर्जा से प्राप्त नहीं है। बाकियों ने एनर्जी भी कहाँ से? लकड़ी ने भी अपनी ऊर्जा सूर्य से ली है, गोबर गैस के लिए भोजन खाया है, तो अल्टीमेट स्रोत सूरज ही है, सौर ऊर्जा ही है। अच्छा, ये बच्चों 10 प्रश्न हो गए हमारे भौतिक विज्ञान के। 30 प्रश्न आने हैं, 10 रसायन विज्ञान के और 10 ही जीव विज्ञान के। आसान प्रश्न आने हैं, इनसे मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो इमली में पाए जाने वाला अम्ल है टार्ट्रिक अम्ल। इसी तरीके से दही में होता है लैक्टिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल। ये 1-2 याद कर लेना। और मेरी तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विनेगार यानी कि सिरका कौन सा अम्ल होता है। मेरी तरफ से अगर मैं विज्ञान का अध्यापक हूँ तो तुमसे पूछना चाहूँगा जो सिरका या विनेगर होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। क्योंकि विज्ञान से बहुत जुड़ी बात है, प्रयोगशाला में बहुत आता है ये एसिटिक अम्ल। दोबारा सुन लें, दही में लैक्टिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक अम्ल और हमारा सिरका है एसिटिक अम्ल। अगला बड़ा अच्छा प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो होता क्या है, पड़े मैग्नीशियम वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जलने नहीं देता मैग्नीशियम रिबन को, इसलिए इसको हम किससे साफ़ करते हैं? पहले रेगमार से साफ़ करते हैं। एक अधातु लिखें जिसमें चमक होती है। तो आयोडीन ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। बच्चों मैंने अलग से एक नंबर के क्वेश्चनों की पूरी फाइल बना रखी है। सभी 14 चैप्टर की, वैसे 16 हैं, 14 चैप्टर में से एक नंबर के प्रश्न आने हैं। अब जैसे ये जो प्रश्न है, एक अधातु लिखें जिसमें चमक नहीं है, चमक होती है आयोडीन। तो ऐसे अपवाद वाले 10 प्रश्न मैंने अलग से बना के दे रखे हैं, वो ज़रूर करें। आपका ऐसा कोई एक नंबर के प्रश्न सारे के सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर आप वो 101 प्रश्न कर लोगे। 14 पाठों के। आगे है
एक धातु लिखें जो कमरे के ताप पर तरल होती है। तो पारा या मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल होती है। चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ये याद रख लेना, एक आधी बात एक्स्ट्रा भी। एथेनॉल का प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? एथेनॉल, ऑल अल्कोहल लगा हुआ है तो OH होगा बच्चों। इसका सूत्र भी लिख दिया मैंने, C2H5OH। जो बात मैं कहना चाहता हूँ बाकियों के भी बता देता हूँ। OH जो है अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होता है। CHO हमारा है एल्डिहाइड, अल लग जाएगा एथेनल, मेथेनल। COOH एसिटिक अम्ल, और ये जो COR है ये है हमारा कीटोन। अगर RCOR इस प्रकार से आ जाए तो ये हमारा हो जाता है कीटोन, RCOOR। ये एसिटिक अम्ल, ये एल्डिहाइड और ये हमारा अल्कोहल। अगला प्रश्न देखें, बहुत महत्वपूर्ण। ये कौन सी अभिक्रिया को दर्शाता है? तो अब मैंने क्या किया हुआ है बच्चों, जो एक एक नंबर के प्रश्नों का संकलन किया हुआ है, इससे मिलते जुलते प्रश्न बना के दे रखे हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा के खुद लग गया, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये ऑप्शन डी सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। मीथेन का आणविक सूत्र है, मीथेन एन है ना बच्चों, CH4। अब बाकी देख लो कौन कौन है यहाँ, C2H6 हो जाएगा इथेन, और अगला C3H8 हो जाएगा प्रोपेन, और ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। C4H10 क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये 4 कार्बन है, ब्यूट लग गया, सारे एकल है ब्यूटेन। ये है हमारा प्रोपेन और ये है इथेन। पूछा इसने क्या था, मीथेन, तो मीथेन तो है एक कार्बन CH4। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिकों को कहलाते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे CH4 था, ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। अगला सेक्शन C, 8 प्रश्न आए हैं बच्चों रसायन विज्ञान से, यानी कि 12 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ज़्यादा प्रश्न जीव विज्ञान से। पादप में जाइलम, जैसे जल जैसे जाइलम, तो जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। जाइलम उत्तक, जाइलम टिश्यू इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जल का वहन। और भोजन के वहन के लिए इससे मिलता जुलता कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम। मैंने बताया रखा नोट्स के अंदर, फ्लोएम जो उत्तक है वो भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी हो जाएगी। आगे देखें, पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है जहाँ से ये हमें ऊर्जा मिलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका का बिजली घर है, वहाँ कहाँ हो रहा है पायरुवेट का विखंडन? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कितने तरीकों से हो सकता है पायरुवेट का विखंडन? 3 तरीकों से, बिना ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन की कमी में। ये याद रख लेना। अगला 21वां प्रश्न, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है यीस्ट में। साथ साथ मैंने ये भी बता दिया है कि अमीबा में तो होता है खंडन, द्विखंडन, और लेस्मीनिया में भी द्विखंडन, और जो प्लाज्मोडियम है वो बहुखंडन होता है, यानी कि एक ही जीव बहुत सारे जीव अपने जैसे बना देता है। मुकुलन किस में होता है? यीस्ट में या हाइड्रा में। पराग कोश में होता है, पराग कोश में होते हैं पराग कण होते हैं। बाह्य दल क्या होता है? जहाँ हमारा पुष्प जो है जिसके ऊपर टिकता है उसको बाह्य दल कहते हैं। अंडाशय, जहाँ स्त्री भाग है, और अंडप और पराग कण। तो हमारे लिए जो प्रश्न है, पराग कोश किस में होते हैं? पराग कण में होते हैं बच्चों। और पुष्प का चित्र बनाना जरूर सीख लें, मेरी तरफ से 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है?
तो वन, तालाब, झील तो प्राकृतिक रूप से उनमें परितंत्र बन जाता है, परंतु खेत बार बार हम बदलते रहते हैं, फसलें सब कुछ, तो इसलिए ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं रह जाता। तो खेत जो है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। अगला प्रश्न 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? कपड़े का थैला प्रयोग करना, बिना जरूरत के पंखे लाइट बंद करना, विद्यालय तक पैदल जाना। तो उपरोक्त सभी जो हैं हमारे जो क्रियाकलाप हैं सारे किस में आते हैं? पर्यावरण मित्र व्यवहार को दर्शाते हैं। मेरु रज्जा किससे रक्षित होती है? मेरु रज्जा हमारी रक्षित होती है बच्चों रीढ़ की हड्डी जो है कशेरुक दंड से या रीढ़ की हड्डी से। कपाल में हमारा मस्तिष्क, पसली तो है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं भी नहीं, तो कशेरुक दंड से मेरु रज्जा हमारी जो है सुरक्षित रहती है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हार्मोन तथा मस्तिष्क, दो ही चीज़ें हैं जो नियंत्रण और समन्वय है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है हार्मोन के द्वारा और ब्रेन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, कौन सी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। तो इससे मिलता जुलता ओजोन का सूत्र पता होना चाहिए। ओजोन कौन सी किरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरणें। और ओजोन को कौन सा चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं? CFC गैस और अग्निशामक यंत्र भी। O3 तो इसका सूत्र है। इसको नुकसान कौन पहुंचाती है? AC के अंदर उपयोग होने वाली CFC, फ्रिज के अंदर उपयोग होने वाली गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, एक बार ये प्रश्न भी आ गया था, अग्निशामक यंत्र में भी ओजोन गैस को, जो गैस उपयोग होती है वो नुकसान पहुंचाती है ओजोन गैस को। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? XX, XY मादा में होता है, नर में होता है, XX जो होता है स्त्रियों में, यानी और X और Y के मिलन से तो बनती है आगे लड़की, और XX मिलने से आगे बन जाता है लड़की, और X और Y मिलने से बन जाता है लड़का। तो ये प्रश्न भी 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट था। XX गुणसूत्र किस में होते हैं? लड़कियों में। X और Y किस में होते हैं? पुरुष में। और कुल जोड़े कितने हैं? 23 युग्म हैं, 40 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से लैंगिक गुणसूत्र का जोड़ा एक ही होता है, जिसको XX या XY से गिना जाता है। तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर। क्षुधांतर के आंतरिक स्तर पर एक उंगली जैसी प्रवर्त संरचनाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्या करते हैं? जो पचा हुआ भोजन होता है ना, उसको जल्दी जल्दी खून में मिलाने का काम करते हैं। उंगली जैसी प्रवर्त जैसी संरचनाएं दीर्घरोम। और हमारे फेफड़ों के अंदर जो उभरी हुई संरचनाएं जो विस्तृत क्षेत्र प्रदान करती हैं, वो भी ध्यान रखना। कूपिकाएँ, वो क्या होती हैं? कूपिकाएँ। कूपिकाओं का जाल होता है जो आसानी से गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता करता है। तो मिलती जुलती बात पता होनी चाहिए। मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधों का संकरण करवाया था। इससे प्राप्त संतति के सभी पौधे लंबे थे। कैसे थे? तो जब मेंडल ने लंबे तथा पौधे, इससे प्राप्त संतति F1 पीढ़ी पर सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। जब एक टी और बौने पौधे का संकरण कराया तो पहली पीढ़ी पर क्या प्राप्त हुआ? T और T का मिश्रण। इसको इसने क्या कहा? सभी पौधे लंबे। और दूसरी पीढ़ी पर उसको क्या प्राप्त हुए? T 3 तो लंबे और एक पौधा बोना प्राप्त हुआ। तो इससे उसने क्या, ये दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी पर 3:1 में 3 तो लंबे और एक बोना पौधा F2 पीढ़ी पर। और इससे उसने किसका सिद्धांत दिया? लक्षण कौन से प्रभावी हैं और कौन से अप्रभावी। तो जो मटर के दानों से प्रयोग किया था मेंडल ने, उससे उसने ये लक्ष्य उत्तर निकाला था, निष्कर्ष की
कुछ लक्षण स्वतंत्र रूप से भी वंशानुगत होते हैं। उसमें जो मटर के दानों के प्रयोग में 9:3:3:1 में F2PD पर प्राप्त हुए थे उसको। तो ठीक है बच्चों, इससे मिलते जुलते प्रश्न 1-1 नंबर के पहले ही दे रखे हैं, कोशिश करूंगा उनके भी वीडियो बना दूं। अभी अगला वीडियो साथ में आएगा 2-2 और 3-3 नंबर वाले क्वेश्चनों का, और प्रश्न कैसे करने कैसे हैं 2-2 3-3 नंबर वाले। ठीक है बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ, काफ़ी हेल्प होने वाली है तैयारी के लिए।